जनाब, यहाँ फॉरेस्ट पॉइंट में कत्लेआम किया गया है। मैडम डॉर्थी की लाश कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई मौजूद है और पॉइंट के इंचार्ज और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों की लाशें फर्श पर पड़ी हैं और पूरी इमारत खाली पड़ी है। जेफरी ने जवाब देते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो? वो ग्रुप, वो कहाँ है? उनकी लाशें कहाँ हो सकती हैं? स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने आपको फोन करने से पहले पूरी इमारत को चेक किया है। अलबत्ता वहाँ कोई कार नहीं है और न ही 3 लाशों के अलावा और कोई लाश है। जेफरी ने हतमी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड, ओके। स्कॉट ने लंबा सांस लेते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे। उसे मालूम था कि लॉर्ड हंटर ने 3 रोज बाद वाकई उसे गोली मरवा देनी है, इसलिए वो चाहता था कि इन 3 दिनों के अंदर इस मामले को हल कर ले, लेकिन कोई तरीकेकार उसे समझ ना आ रहा था। वो बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या इकदाम करे कि उसके जहन में 3 फिंगर्स का ख्याल आ गया। तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि 3 फिंगर्स एक अंडरवर्ल्ड तंजीम थी जो ट्रेसिंग के साथ साथ किलिंग का काम भी करती थी। उसका मकामी इंचार्ज माथर उसका गहरा दोस्त था और माथर इंतहाई साइंटिफिक अंदाज में काम करता था, इसलिए उसे आज तक कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। स्कॉट ने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। 3 फिंगर्स के मकामी चीफ माथर से बात कराओ। स्कॉट ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो स्कॉट ने रिसीवर रख दिया। फिर कुछ देर बाद घंटी बजने की आवाज सुनाई थी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जनाब माथर लाइन पर हैं, बात कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो माथर, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ। स्कॉट ने कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, कैसे हैं आप? आज कैसे माथर याद आ गया? दूसरी तरफ से भी बेतकल्लुफाना लहजे में जवाब देते हुए कहा गया, जब मुश्किल वक्त आता है तो दोस्त ही याद आते हैं। स्कॉट ने कहा, अरे अरे ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त आ गया है? हमारे होते हुए ये कैसे हो सकता है? माथर ने दोस्तों के अंदाज में जवाब देते हुए कहा तो स्कॉट ने उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की आमद और फिर ऑस्कर और डेमी को हलाक करने के बाद डॉर्थी की हलाकत तक की तफसील बता दी। और अब सबसे बड़ा और अहम मसला लॉर्ड हंटर का है। उन्होंने मुझे 3 रोज के अंदर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का हुक्म दिया है, वरना मुझ समेत पूरी तंजीम के डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। स्कॉट ने कहा, हाँ ये वाकई मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। माथर ने कहा, तुम ट्रेसिंग और किलिंग के माहिर हो। उन लोगों को ट्रेस करके उनका खात्मा कर दो। जो मुआवजा तुम कहोगे वो मैं एडवांस में दे दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि उन्हें मौका ना मिले। ट्रेस होते ही उन्हें फौरन गोलियों से उड़ा देना, वरना वो लोग सिचुएशन बदलने के माहिर हैं। स्कॉट ने कहा, उनकी तस्वीर भिजवा दो, साथ ही $10 लाख भी। मैं कोशिश करूंगा कि चंद घंटों में तुम्हें खुशखबरी दे दूं। माथर ने कहा, वो मेकअप के माहिर हैं, इसलिए तस्वीर तुम्हें कोई फायदा नहीं देंगी। उनकी निशानी ये है कि वो एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं और इस ग्रुप में 4 मर्द और 2 औरतें हैं। उनका लीडर इमरान है। स्कॉट ने कहा, तुम्हारे आदमियों ने उनकी रिहाइशगाह का पता तो चला ही लिया होगा। माथर ने कहा, नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली। स्कॉट ने कहा, ओके, मैं चेक कर लूंगा। चूंकि तुम तस्वीरें नहीं भिजवा रहे, इसलिए मुआवजा मेरे अकाउंट में जमा करा दो। माथर ने कहा और फिर बैंक की तफसील और अकाउंट नंबर बता दिया, जिसे माथर ने सामने पड़े नोटपैड पर लिख लिया। मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द खुशखबरी दो। स्कॉट ने कहा, ऐसा ही होगा। ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। पूरे इलाके में हमारे आदमी मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद तमाम ग्रुप्स को चेक करेंगे, खासतौर पर जिस ग्रुप में 6 अफराद हों। फिर उनकी हरकत व सकनात को चेक करके उन पर फायर खोल देंगे। आइसलैंड की डेसी और मार्गरेट आइसलैंड से लोसानिया के दारुल हुकूमत पहुंच चुकी थी। पहले उनका इरादा था कि वो बराह रास्त आयरलैंड चली जाएं और फिर जैसे ही इमरान वहां पहुंचकर खजाना तलाश करे, उसे हलाक करके खजाना ले उड़े। लेकिन फिर उन्हें इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने सिफारतकार की मौत का इंतकाम लेने के लिए लोसानिया पहुंच चुकी है और उन्होंने ब्लैक एस्ट्रॉन के 2 सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी को हलाक कर दिया है। और अब वो डॉर्थी क्लब की डॉर्थी के खिलाफ काम करने के लिए डॉर्थी क्लब पहुंच रहे हैं। ये खुफिया इत्तला उन्हें यहाँ मौजूद उनकी सरकारी एजेंसी के एक मुखबिर ने दी थी। उस मुखबिर ने ये मालूमात ब्लैक एस्ट्रॉन के ही एक बाखबर आदमी से भारी मुआवजा देकर हासिल की थी।
खजाना यहाँ तो मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। 1000 बार तुम ये सवाल कर चुकी हो। न जाने तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। डेसी ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। चलो मेरे जहन में भूसा है तो सही, और भूसा बहरहाल काम आता है। तुम्हारा दिमाग तो सिरे से ही खाली है। अब देखो यहाँ इमरान और उसके साथी कुछ भी करते रहे, हमारा उससे क्या मतलब होगा? मार्गरेट ने कहा। वही दोस्ती और कुर्बत। चलो उठो, हमने डॉर्थी क्लब पहुंचना है, डेसी ने कहा तो मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। लेकिन इस तरह कैसे दोस्ती शुरू हो जाएगी? वो तो डॉर्थी से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करेंगी? मार्गरेट ने उठते हुए कहा। उन्हें देख लेंगे, फिर उनका ताकुब करके उनकी रिहाइशगाह भी चेक कर लेंगे, और अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आया तो उनकी मदद भी करेंगे। इस तरह दोस्ती शुरू हो जाएगी, और जब इमरान और उसके साथी आयरलैंड जाएंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे, डेसी ने जवाब दिया। ओके, मार्गरेट ने कहा और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद डेसी और मार्गरेट कार में सवार डॉर्थी क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये कार और कोठी उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए हासिल की थी। वो दोनों चूंकि अक्सर यहाँ आया करती थी, इसलिए ये शहर उनके लिए नया ना था। यही वजह थी कि वो बगैर किसी से पता पूछे आगे बढ़ी चली जा रही थी। डॉर्थी क्लब का माहौल इंतहाई घटिया है। अगर वहाँ हमारा किसी से झगड़ा हो गया तो फिर? मार्गरेट ने अचानक बोलते हुए कहा। क्या होगा? 10-20 हड्डियां उनकी टूटेंगी और 2-4 खराशें हमें भी आ जाएंगी, डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा, और मार्गरेट उसके इस अंदाज पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम कभी उस डॉर्थी से मिली हो? मार्गरेट ने पूछा। नहीं, मुझे कभी उससे मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम क्यों पूछ रही हो? डेसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे ही पूछ रही थी ताकि मालूम हो सके कि डॉर्थी जवान है या सर हिलाती हुई कोई खौफनाक बुढ़िया है, मार्गरेट ने जवाब दिया। वो इस तरह की बातें करती हुई डॉर्थी क्लब पहुंच गई। कार को पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरी तो पार्किंग बॉय ने उन्हें काट दिया और वापस चला गया। आओ मार्गरेट, डेसी ने मार्गरेट से कहा। असला तो ले ले, शायद जरूरत पड़ जाए, मार्गरेट ने कहा। तुमने दुरुस्त बात की है, डेसी ने कहा, और फिर कार का दरवाजा खोलकर उसने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से 2 मशीन पिस्टल उठाकर मैगजीन चेक किए, और फिर एक मशीन पिस्टल उसने मार्गरेट की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद रख लिया। उन्होंने चूंकि लीदर की जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उन्होंने मशीन पिस्टल को दाएं जेब में इस तरह रख लिया कि अगर जरूरत महसूस हो तो फौरी बाहर निकाला जा सके। मशीन पिस्टल्स जेबों में डालकर वो क्लब के मेन डोर की तरफ बढ़ती चली गई। वहां आने जाने वाले लोग, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी, सब अंडरवर्ल्ड के लोग ही दिखाई देते थे। वो एक दूसरे से ऐसी बातें सरेआम कर रहे थे जो शायद खुलवत में कहना भी अखलाक के खिलाफ हो। कई मर्दों ने उन दोनों को देखकर सीटियां बजाना शुरू कर दी। डेसी और मार्गरेट दोनों बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ती रहीं। फिर हॉल में दाखिल होकर उन्होंने पूरे हॉल का जायजा लिया, और फिर उन्हें आखिरी कोने में एक मेज और उसके गिर्द मौजूद कुर्सियां खाली नजर आई तो दोनों ने उधर का रुख किया। हॉल में भी मर्दों ने सीटियां बजाई, लेकिन दोनों ने उनको सिरे से कोई अहमियत नहीं दी और कुर्सियों पर बैठ गई। उस जगह से वो पूरे हॉल पर नजर रख सकती थी। चंद लम्हों बाद वेटर आया तो उन दोनों ने उसे शराब लाने का कहा, और वेटर असबात में सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद ही शराब उनकी टेबल पर सर्व कर दी गई, और उन्होंने गिलास उठाकर मुंह से लगाए और आहिस्ता आहिस्ता सिप करने लगी। ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान सिगरेट सर्विस आज ही यहाँ आए, मार्गरेट ने कहा। आना तो उन्हें आज ही चाहिए ताकि वो डॉर्थी को रोक सकें, डेसी ने कहा तो मार्गरेट चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या डॉर्थी का ताल्लुक भी किसी एजेंसी से है? मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा। एजेंसी से नहीं है, उसका वसी नेटवर्क है, और किसी को ट्रेस करने और फिनिश करने का काम वो मुनज़्ज़म तरीके से करती है। मुझे ब्लैक एस्टोन के एक आदमी से जो इत्तला मिली है, उसके मुताबिक ब्लैक एस्टोन के चीफ स्कॉट ने डॉर्थी को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके खत्म करने का टास्क दिया है, और यकीनन अगर हम तक ये इत्तला पहुंच सकती है तो इमरान और उसके साथी भी इससे आगाह होंगे। और चूंकि उन्होंने ब्लैक एस्टोन के हेडक्वार्टर को तबाह करना है, इसलिए वहां जाने से पहले वो डॉर्थी का खात्मा करेंगे ताकि उनका औकब महफूज रहे, डेसी ने कहा। क्या मतलब? तुम्हें इस बात का इतनी तफसील से कैसे इल्म हो गया, जबकि मैं मुसलसल तुम्हारे साथ रही हूँ और मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है, मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो है कि अंदर के एक आदमी से मुआवजे के एवज ये मालूमात हासिल की गई हैं,
डेसी ने गिलास में मौजूद शराब का आखिरी घूंट सिप करके खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा। उसी लम्हे मेन गेट से एक यूरोपी अंदर दाखिल हुआ तो डेसी बेख्तियार चौंक पड़ी। ये इमरान है। उसका इधर उधर देखने का अंदाज बता रहा है जैसे बच्चा शुभदाबाज का शुभदा देखकर हैरान होता है। डेसी ने झुककर सरगोशी करते हुए कहा तो मार्गरेट भी इस तरह आंखें फाड़ कर आने वाले को देखने लगी जैसे उससे पहले उसने जिंदगी भर कोई इंसान न देखा हो। आने वाला आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर दो औरतें अंदर दाखिल हुई। ये दोनों औरतें मुतनासिब जिस्म की मालिक थी, इसलिए हॉल में मौजूद बास मर्दों ने उन्हें देखकर सीटियां बजाना शुरू कर दी जैसा पहले उनके दोनों के साथ हुआ था। फिर 3 मर्द अंदर दाखिल हुए और 6 अफराद का ये ग्रुप काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। वहां सबसे आगे वाले मर्द ने काउंटरमैन से कुछ कहा तो उस काउंटरमैन, जो अपने अंदाज से ही कोई गुंडा दिखाई दे रहा था, उसने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे किसी गरीब बच्चे को धनकारा जा रहा हो। डेसी को ये तो मालूम न था कि वो लोग वहाँ क्या बातचीत कर रहे हैं, अलबत्ता इतना उसे जरूर मालूम था कि डॉर्थी के बारे में बातचीत की जा रही होगी। अचानक थप्पड़ की जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और काउंटरमैन चीखता हुआ काउंटर की उगती दीवार से टकराकर अंदर कहीं गिर गया। फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का आगाज हॉल की एक दीवार जो मेन गेट के सामने थी के साथ खड़े मुसल्ला मुहाफिज ने किया था, लेकिन इमरान और उसके साथी बिजली की सी तेजी से चौड़े सुतूनों की ओट में हो गए और फिर क्रॉस फायरिंग का सिलसिला ऐसा चला कि हॉल में मौजूद तमाम मुहाफिज गोलियां खाकर नीचे जमीन पर गिरकर तड़पते हुए साकित हो गए, जबकि डेसी और मार्गरेट दरमियान में मामूली सा वक्फा आने पर उछलकर करीब ही मौजूद एक चौड़े सुतून की ओट में हो गईं। हॉल में भगदड़ सी मच गई और लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकलने लगे। फिर डेसी और मार्गरेट ने सुतून की ओट से वहां एक कदावर और वर्जिशी जिस्म के मालिक एक आदमी को आते देखा, लेकिन दूसरे लम्हे उस शख्स ने जो पहले क्लब में दाखिल हुआ था और जिसे उसके कदो कामत की वजह से वो उसे इमरान समझ रही थी, ने हैरत अंगेज तौर पर उस आने वाले आदमी को एक हाथ से गर्दन से पकड़कर इस तरह हवा में उछाला कि वो कलाबाजी खाकर नीचे फर्श पर एक धमाके से गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। हॉल अब खाली हो चुका था, सिर्फ डेसी और मार्गरेट वहां मौजूद थी। फिर जब उन्होंने इमरान और उसके साथियों को लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते देखा तो वो समझ गई कि डॉर्थी का ऑफिस ऊपर होगा और ये लोग वहां हमला करने गए हैं। आओ मार्गरेट, हमने बाहर जाना है, यहाँ का खेल खत्म हो गया है, डेसी ने कहा और फिर मार्गरेट ने भी जवाब में सर हिला दिया। इसलिए दोनों दौड़ती हुई मेन गेट से बाहर आई तो वहां से लोग भाग चुके थे। दूर से पुलिस गाड़ियों की सायरन सुनाई दे रहे थे। पार्किंग में भी सिर्फ चंद गाड़ियां मौजूद थी। वो दोनों दौड़ती हुई पार्किंग में आई और फिर डेसी ने कार को इंतहाई उजलत में स्टार्ट किया। इस दौरान मार्गरेट साइड सीट पर बैठ चुकी थी। दूसरे लम्हे डेसी ने कार कंपाउंड गेट से बाहर निकाली और बाएं तरफ को मुड़ गई क्योंकि पुलिस के सायरनों की आवाजें दाएं तरफ से आ रही थी। अगले चौक पर पहुंचकर डेसी ने कार को दाएं हाथ पर मोड़ दिया। कहाँ जा रही हो? मार्गरेट ने हैरान होते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि क्लब के उगबी तरफ भी दरवाजा होगा, मैं सूरत हाल का अंजाम देखना चाहती हूँ, डेसी ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसी लम्बे साइड से 2 बड़ी कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से आई और फिर तेजी से मुड़कर वो आगे बढ़ती चली गई। डेसी की कार आगे बढ़ती हुई उस अगली के फ्रंट पर पहुंच गई, जहां से मुड़कर ये दोनों कारें उनके सामने से गुजरकर आगे बढ़ गई थी। यहाँ क्लब का उगबी हिस्सा था और उसमें एक बड़ा सा दरवाजा भी मौजूद था। वहाँ दरवाजे के करीब एक आदमी खड़ा उन्हें इस तरह देख रहा था जैसे वो हैरान हो रहा हो कि कार अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि आगे जाकर ये गली बंद थी। डेसी ने कार उस आदमी के पास ले जाकर रोक दी और खुद नीचे उतरी तो साइड से मार्गरेट भी नीचे उतर आई। आप क्लब के आदमी हैं? डेसी ने उस आदमी से पूछा। जी हाँ, मगर आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई है? ये तो बंद गली है, उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमने डॉर्थी से मिलना है, उन्होंने इधर का ही रास्ता बताया था, डेसी ने कहा। ओ, वो तो चली गई अभी चंद लम्हे पहले, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तो डेसी ने जैकेट की जेब से 2 बड़ी मालियत के नोट निकाले और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। ये नोट रख लो, सिर्फ इतना बता दो कि मैडम डॉर्थी कहाँ गई है, डेसी ने कहा। तो उस आदमी ने झपट कर नोट लिए और तेजी से उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। क्लब पर 6 अपराध ने हमला किया था। मैडम ने उन्हें बेहोश किया और फिर उन्हें 2 बड़ी कारों में डालकर शहर से दूर फॉरेस्ट बिल्डिंग ले गई हैं और मैडम खुद भी साथ गई हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। वो 6 अपराध के हलाक हो गए हैं,
डेसी ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो जिंदा थे, अलबत्ता बेहोश थे। 4 मर्द और 2 औरतें। मरना तो अब उनका मुकद्दर बन गया है, क्योंकि मैडम किसी को नहीं छोड़ती, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ये फॉरेस्ट बिल्डिंग कहाँ है? डेसी ने पूछा। यहाँ से तकरीबन 50-100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है जिसे सेरोस टाउन कहा जाता है। वहाँ टाउन से मगरिब की तरफ एक वीरान बिल्डिंग है जिसे फॉरेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। उसकी खास निशानी ये है कि उस इमारत पर काफी बड़ा उकाब बना हुआ है। उस आदमी ने कहा। वहाँ कितने आदमी मौजूद हैं? डेसी ने पूछा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, अब जाओ तुम। अचानक उस आदमी ने तेज तेज लहजे में कहा और दरवाजे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो वो दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ गई। फिर उन्होंने कार मोड़कर उसका रुख दोबारा सड़क की तरफ किया और डेसी ने कार आगे बढ़ा दी। अब क्या करें? वापस आइसलैंड चले? मार्गरेट ने ढीले लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? डेसी ने चौंक कर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे मार्गरेट की बात समझ न आई हो। सुना नहीं तुमने? 6 अफराद जो यकीनन इमरान और उसके साथी हैं, उन्हें बेहोश करके उगबी दरवाजे से निकालकर कारों में लाद कर शहर से बाहर ले जाया गया है। अब उनके जिंदा बच जाने का 0% भी चांस नहीं रहा। ऐसी सूरत में खजाना कौन ट्रेस करेगा और कौन उसे बाहर निकालेगा? सारा मामला ही खत्म हो गया। मार्गरेट ने कहा, अगर ये लोग इतनी आसानी से मारे जा सकते तो अब तक लाखों नहीं तो हजारों बार मर चुके होते। डेसी ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम फॉरेस्ट बिल्डिंग जा रही हो या कहीं और? मार्गरेट ने पूछा। वहीं जा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं उनकी मदद करने का मौका मिल जाए तो फिर उनसे दोस्ती की जा सकती है, वरना ये लोग गैरों के साथ दोस्ती करने में बेहद मोहतात रहते हैं। डेसी ने जवाब देते हुए कहा। चलो, अब जा तो रही हैं, देख लेंगी, मार्गरेट ने कहा। और फिर रास्ते में ट्रैफिक चेकिंग की वजह से उन्हें सीरोस टाउन पहुंचने में बहुत देर हो गई। वहां से वो उस आदमी के कहने के मुताबिक बाएं तरफ मुड़कर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। टाउन अब उनकी साइड पर था। फिर दूर से उन्हें वीराने में मौजूद 2 मंजिला बिल्डिंग नजर आने लग गई। तो डेसी ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली और बिल्डिंग के करीब पहुंचकर उसने कार को मोड़कर उस साइड में रोक दिया जो बिल्डिंग के सामने से गुजरने वाली सड़क से हटकर थी। आओ, अब हमें न सिर्फ चौकन्ना रहना है बल्कि ख्याल रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। डेसी ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से मार्गरेट भी कार से बाहर आ गई। क्या हम अंदर कूदेंगी? मार्गरेट ने पूछा। पहले चेक कर ले कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर सोचेंगे कि हमें किस वक्त मुदाखलत करनी चाहिए, डेसी ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके कब्जे में है और हमने इमरान को उस वक्त तक जिंदा रखना है जब तक कि वो खजाना तलाश न कर ले, मार्गरेट ने कहा। बास औकात अचानक मुदाखलत से अपना ही नुकसान होता है। डॉर्ती जैसे लोग अचानक फायर खोल देते हैं, इसलिए सब्र करो, डेसी ने कहा। और फिर उन्हें इमारत के ऊपरी तरफ के दाएं कोने में ऊपर जाने के मखसूस खाने बने हुए नजर आ गए। ये खाने इमारत में इस अंदाज से बनाए जाते हैं कि वो एक तरह की सीढ़ियां बन जाती हैं। आग लगने की सूरत में ये खाने बेहद काम आते हैं। आओ ऊपर चलें, फिर वहां से चेकिंग करेंगे, डेसी ने कहा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे खानों में पैर रखते हुए और खानों के ऊपर बने हुए बज़ाहिर ज़ेबाइशी हुक को पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ती हुई दूसरी मंजिल की छत पर पहुंच गई। फिर वहां फ्रंट की तरफ से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। डेसी ने मुंह पर उंगली रखकर मार्गरेट को खामोश रहने का इशारा किया। वो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी। फिर वो एक साइड पर बनी हुई गैलरी में पहुंच गई जहां एक बड़ा रोशनदान था जो तकरीबन आधा खुला हुआ था। डेसी और मार्गरेट दोनों ने फर्श पर घुटने टेक कर और झुककर रोशनदान से अंदर झांका तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि नीचे एक बड़े कमरे में कुर्सी पर एक यूरोपीय लड़की रस्सियों से जकड़ी हुई मौजूद थी, लेकिन वो मुर्दा थी। उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। कमरे में फर्श पर 2 और मर्दों की लाशें पड़ी नजर आ रही थी, लेकिन हर तरफ खामोशी तारी थी कि अचानक उन्हें दूर से कारें स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़ी। आओ नीचे चले, ये शायद डॉर्ती है क्योंकि इमरान की दोनों साथी औरतों को हम क्लब में देख चुकी हैं, डेसी ने कहा। वो तो बेहोश थे, फिर ये कैसे हो गया? ये कोई और औरत होगी, मार्गरेट ने आहिस्ता से बात करते हुए कहा। नीचे जाकर ही मालूम होगा, आओ, डेसी ने कहा। और फिर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच गईं, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। इमारत का गेट बंद था और वहां पोर्च में कोई कार मौजूद ना थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरी इमारत को चेक कर लिया, लेकिन सिवाय लाशों के और कुछ न था।